हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 9th सीबीएसई सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। उससे पहले के जो 2 चैप्टर हैं उनका जो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। चलिए अब इसको कवर कर लेते हैं। अब ये आएगा इसमें ओवरव्यू। तो ओवरव्यू देखने की ज़्यादा जो है कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम जो है फुल चैप्टर ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। वाई इलेक्शंस, ठीक है। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो देखो असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन है वो क्या है। तो देखो असेंबली इलेक्शन जो होते हैं ना वो स्टेट में होते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट्स में होते हैं असेंबली इलेक्शन जो होते हैं। और जो नेशनल लेवल के इलेक्शन होते हैं वो पूरे देश में होते हैं, है ना। तो नेशनल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं उन्हीं से हमारे जो पीएम वगैरह चुने जाते हैं, और असेंबली इलेक्शन से सीएम चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा के असेंबली इलेक्शन का हाल है, ठीक है। तो ये एक जो न्यूज़पेपर का जो है हेडलाइन है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे पहले। चलिए, तो द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट। टाइम जो था वो आफ्टर मिडनाइट, रात का समय था, रात के बाद का समय था। तो एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। तो एक क्या था, वहाँ पर पास में ही कोई चौक होगा, वहाँ पर जो है 5 घंटे से जो भीड़ थी वो उसको इंतजार कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई लीडर आने वाले थे, उनका वेट कर रही थी। तो द ऑर्गेनाइजर एश्योर एंड रिश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट। और ऑर्गेनाइजर जो थे वहाँ के, जो इस मोमेंट को कवर कर रहे थे, उनका कहना था, वो विश्वास दिला रहे थे जनता को कि जो लीडर हैं वो किसी भी समय आ सकते हैं। द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे, इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज कम। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। तो जो थी भीड़ ना खड़ी हो गई जब एक जो उधर से गुजरने वाला व्हीकल जो था वहाँ रास्ते में ही आया। इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज कम। उनको आशा लगी कि शायद वही आए होंगे। तो द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। जो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे वो थे उसमें, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट, ठीक है। द 76-year-old लीडर इज अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, 76 year old थे। His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. Okay, तो he had already addressed 9 election meetings since morning। तो वो सुबह से कम 9 इलेक्शन मीटिंग कर सकते थे। कैंपेन होती है ना, कैंपेन जो होती है इलेक्शंस की, वो करते होंगे। तो बीन कंस्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 months एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन की तैयारियों में वो लोग लगे हुए थे, और कम से कम पिछले 23 महीनों से वो ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे वैसे, ठीक है, इसमें यहाँ से। तो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है ये स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा की 1987 की है, ठीक है। तो द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लीड गवर्नमेंट सिंस 1982। इस स्टेट में क्या था, जो सरकार थी किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की थी, जो कि 1982 से थी। तो चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लीड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल। तो क्या था, देखो अपोजिशन पार्टी क्या होती है, अपोजिशन लीडर जैसे कि एक तो वो होती है पार्टी जिसकी सरकार होती है, जो गवर्नमेंट में होती है, एक तो वो हो गई। लेकिन उसके अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज होती हैं वो होती है अपोजिशन पार्टी। मान लीजिए 300 हमारे पास सीट्स हैं, ठीक है। उसमें से 150 सीट तो ली किसी और ने, है ना। 150 सीट जो थी आपको मिल गई गवर्नमेंट को, जिसकी सरकार बन गई। और जो बाकी की 150 बची उसमें से 70 किसी और को मिल गई, 75 किसी और को मिल गई। इस तरीके से होती है ना। तो जिसकी ज़्यादा होंगी एक वो, और दूसरी पार्टी, ये सारी अपोजिशन पार्टी के अंतर्गत आती हैं। तो क्या था, चौधरी देवीलाल देन इन अपोजिशन लीडर लीड अ मूवमेंट कॉल्ड। चौधरी देवीलाल एक अपोजिशन लीडर थे जो कि एक मूवमेंट चला रहे थे, न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस। वो जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, यानी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, और एक नई पार्टी लोकदल बनाई उन्होंने। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election। और उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, और भी कुछ अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने ज्वाइन करा, और वो कांग्रेस के विरुद्ध इलेक्शन में खड़े हो गए, ठीक है। यानी कांग्रेस की सरकार थी ना, तो उसके अपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज मिलजुल कर एकत्रित हो गई। तो लोकदल हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फ्रॉम अगेंस्ट कांग्रेस इन द इलेक्शंस। ये हो गया। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने कहा कि अगर इलेक्शंस में उनकी पार्टी जीत गई तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उनकी जो सरकार अगर आई, वो इलेक्शन जीत गए, तो उनकी जो सरकार है वो किसानों के लोन माफ़ कर देगी, और छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका, मतलब जो लोन लिया है उन दोनों ने, किसानों ने
और छोटे बिजनेसमैनों ने जो लोन ले रखा है उनको वो माफ़ कर देगी। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। उन्होंने प्रॉमिस किया कि सरकार का सबसे पहला काम यही होगा कि वो जो है किसानों का और स्मॉल बिजनेसमैन का लोन जो है माफ़ कर देगी। ठीक है। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो लोग थे वो उस समय की जो गवर्नमेंट थी ना उससे नाखुश थे, क्योंकि उनको उसकी जो नीतियाँ थी पसंद नहीं आ रही थी। तो कौन सी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस थी। तो दे वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाई देवीलाल प्रॉमिस। वो सब जो थे देवीलाल की प्रॉमिस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, तो जब क्या था, जब इलेक्शन हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। तो उन्होंने सबने ना मिलकर लोकदल के फेवर में वोटिंग की और उसकी पार्टीज, उसके साथियों की मतलब फेवर में, जो अपोजिशन पार्टी में जितनी भी पार्टीज थी ना, जैसे लोकदल के फेवर में जो जा रही थी, और एलिस भी का मतलब भी है साथी, तो उनके साथियों के फेवर में जो है वोटिंग की। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वोन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में लोकदल और उसके पार्टनर्स ने 90 में से 76 सीटें जो हैं जीती। लोकदल अलोन वोन 60 सीट, और लोकदल अकेले ही 60 सीट जीत गई। एंड ही दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। जो कि और क्या था, जब 60 सीटें उस अकेले लोकदल की ही हो गई तो क्या था, असेंबली में उनको क्लियर मेजोरिटी मिल गई। द कांग्रेस वुड विन ओनली 5, और जो कांग्रेस की सरकार थी वो सिर्फ 5 ही सीटें जीत पाई। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस, एक बार जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गए, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, और जो वहाँ पर उस समय में चीफ मिनिस्टर बैठे थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि देना ही पड़ता इस्तीफा। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। अब क्या था, जो न्यूली इलेक्शन हुए थे ना, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलएस, इसका जो हिंदी में नाम होता है विधानसभा। ठीक है। तो उन्होंने सबने जो है लोकदल को चूज किया, जिसमें कि उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर बनाया। ठीक है। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ने देवीलाल को नया चीफ मिनिस्टर इन्वाइटेड किया। ठीक है। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। इलेक्शन के 3 दिन बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो जो थे चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेस। तो उन्होंने गवर्नमेंट से जो ये इशू था ना, उसके लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर करवाया गवर्नमेंट से कि जो ये फार्मर्स हैं और जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, इनका लोन माफ़ किया जाए। इस पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 ईयर। उनकी पार्टी ने 4 साल तक शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। फिर अगले इलेक्शन जो थे वो 1991 में हुए। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस समय क्या था, उनकी जो पार्टी थी वो अच्छे सपोर्ट से नहीं जीत पाई। द कांग्रेस वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कांग्रेस इस बार जीती और उसने ही सरकार बना ली। तो देखो यही होता है इलेक्शन में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार जो है लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने फिर लोकदल को चुना। फिर लोकदल के काम भी उनको अच्छे नहीं लगे, तो फिर दोबारा से वहाँ पर कांग्रेस आ गई। तो इलेक्शन में यही होता है कि टाइम टू टाइम वहाँ पर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। टाइम टू टाइम अगर हमें अपना नेता पसंद नहीं आ रहा है, भाई उसके काम हमें पसंद नहीं आ रहे, तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बदल सकते हैं। ठीक है। यही फ़ायदा है इलेक्शन का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ओके, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? तो इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। तो देखो अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि वहाँ पर इलेक्शंस रेगुलरली हों, है ना। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर इलेक्शन सही तरीके से हों, इलेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, कम से कम हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में इन द वर्ल्ड, है ना, हमारे वर्ल्ड में कम से कम 100 से भी ज़्यादा देश हैं जिसमें इलेक्शन जो होता है और जो लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमने ये भी पढ़ रखा है कि इलेक्शन तो और भी जगह होते हैं, बहुत सारे देशों में होते हैं वो जहाँ पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे जो अच्छा फंडा यही है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो। मतलब वहाँ पर कोई जैसे बूथ कैप्चरिंग ना हो, मतलब जैसे गुंडागर्दी ना हो, मतलब कोई ज़बरदस्ती वोट ना डलवाए इस तरीके से। मतलब लोगों को जिसका मत है, जिसका अपना उनकी इच्छा है, उनकी विश है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, उसी को वो वोट डालें। तो डेमोक्रेसी में ही होता है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन। लेकिन हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। आइए
कि हम जो है डेमोक्रेसी की इमेजिन अ डेमोक्रेसी, हाँ, तो हम विदाउट इलेक्शन क्या डेमोक्रेसी को इमेजिन कर सकते हैं? आइए करके देखते हैं। अ रूल ऑफ द पीपल्स इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। ओके, तो देखो अगर हम ये रूल बनाएं कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं अगर वो सब एक जगह बैठे और एक साथ ही डिसीजन लें तो क्या ये पॉसिबल है? बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर, लेकिन हम जैसा कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, भाई इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है हमारा, इंडिया जो बहुत ह्यूज देश है, तो इतने बड़े देश में तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारी जनता एक साथ एक जगह आ जाए। भाई सबके अलग अलग अपने अपने मत होंगे, तो वो सब एक जगह बैठकर एक जगह जो है डिसीजन नहीं ले सकते किसी भी, इसीलिए इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया गया है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। और किसी के पास भी इतना समय नहीं है या फिर इसका किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है जो एक साथ बैठकर डिसीजन ले सके। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर, इसीलिए डेमोक्रेसीज अधिकतर डेमोक्रेसीज में जो है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या बिना इलेक्शन के भी कोई डेमोक्रेटिक वे है जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। आइए कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एज के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिक ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन के हिसाब से या फिर नॉलेज के हिसाब से चुन सकते हैं। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। देखो तो अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा इतने बड़े देश में कि भाई कौन ज़्यादा एजुकेटेड है या फिर कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, मतलब किसको ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस्ड है, सॉरी, किसको ज़्यादा अनुभव है या फिर किसको ज़्यादा नॉलेज है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियरली, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। इन जो डिफिकल्टीज, जो ये परेशानी पड़ेगी ना, इसको इसको सबसे निपटने का एक ही उपाय है जो है इलेक्शन। ठीक है, चलिए। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन क्या ऐसी जगह को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि इलेक्शन तो हो रहा है तो डेमोक्रेसी होगी क्या ऐसे? हाउ डू वी फाइंड आउट ऑफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हम कैसे ये पता लगाएंगे, ये लोग पता कैसे लगाते हैं कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको पसंद करते हैं या नहीं? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? और हम कैसे पता लगाएंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चुना है या फिर जो नेता हमने चुना है वो हमारी इच्छाओं के साथ काम करेगा? तो हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक टू डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? और ये कैसे पता लगाएंगे कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स अपना चुना है कि लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज दैम इफ दे विश टू डू सो। तो देखो ये एक मैकेनिज्म होता है, ये सारी एक विधि होती है, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ये जो है हमें एक फिक्स टाइम के अंतर्गत चुनते हैं, मतलब यह है कि 5 साल के अंतर्गत अंदर ही अंदर जो है इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल में भाई हमें अपना कोई नेता पसंद नहीं आया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रोसेस बनाया गया है इलेक्शन का, यही एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, इसी को इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एडिशनल इन आवर टाइम्स फॉर एन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी हैं, जो कि टाइम टू टाइम होते हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। इलेक्शन में वोटर्स को ना बहुत सारी चॉइसेस भी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है कि दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो चूज़ कर सकते हैं, वोटर्स अपनी पसंद से चूज़ कर सकता है कि कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, कौन उनके लिए नियम बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। और वो ये भी चूज़ कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू कि कौन जो है सरकार बनाएगा एंड टेक, और जो कौन उनके लिए बड़े बड़े डिसीजन लेगा। थर्ड है कि दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो वोटर जो है अगर, तो वो ये भी चूज़ कर सकता है कि कौन पार्टी जो है जिसकी पॉलिसीज उसको गाइड करेंगी एंड द गवर्नमेंट एंड लॉ, और जो कौन सी सरकार बनेगी जिसकी जो कि लॉ बनाएगी, है ना। वोटर के ऊपर सब कुछ निर्धारित रहता है, जैसे कि वो सब कुछ कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, कौन सी सरकार सत्ता में आएगी या फिर कौन सी पॉलिसीज चलाएगी कौन सी पार्टी, तो उसके हिसाब से वो वोट देता है। तो ये सब जो है वोटर पे निर्भर करता है। ठीक है, अब आता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, बहुत सारी जगह पर जो है इलेक्शन होते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। ठीक है, सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। लेकिन जो है कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं जिसमें कि इलेक्शन अलग तरीके से होते हैं। तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? हम कैसे जो है इसमें डिफ्रेंशिएट बता सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है किसी और इलेक्शन की तुलना में।
तो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर, इस क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली चैप्टर 1 में। तो वी डिस्कस्ड मैनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे देश भी हैं जिसमें इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं? तो लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो आइए कुछ सिंपल कंडीशंस देखते हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। जैसे कि फर्स्ट है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। जैसे कि पहला है कि हर एक को अपना जो है चूज़ करने का अधिकार है, अपना वोट मतलब वोटर चूज़ करने का अधिकार है कि किसको उसे वोट देना है नहीं देना है। तो दिस मीन्स दैट वोटर नहीं सॉरी रिप्रेजेंटेटिव है ना, वोटर तो वो है जो डाल रहा है वोट, तो उसको अधिकार है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव किसे चुने और किसे ना चुने। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमारा वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, मतलब जैसे कि हर इंसान का एक वोट होगा और उसकी जो है वैल्यू भी एक ही होगी। देखो ऐसा नहीं है कि अगर भाई हमारा एक वोट हो रहा है, हम वोट डाल रहे हैं, हमारा एक है, और अगर अंबानी ने डाला तो उसके चार, एक वोट चार के बराबर होगा, तो नहीं, अगर हमारा भी वोट एक है तो उसकी वैल्यू भी एक है, और अंबानी जी अगर डाल रहे हैं तो उनकी वोट की वैल्यू भी एक ही होगी, यानी वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से होगा। सेकंड है there should be something to choose from, parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choices to the voters। देखो पार्टीज होंगी और जो कैंडिडेट्स होंगे वो हर हाल में फ्री होंगे कि वो इलेक्शन में कुछ भी किसी को भी ऑफर कर सकते हैं, कुछ रियल चॉइसेस होंगी वोटर्स के लिए, वो किसी को भी कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। ये जो चॉइस है उसका जो ऑफर मिल रहा है लोगों को, तो ये जो है इसका रेगुलर इंटरवल्स पे ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जो है रेगुलरली जो है कुछ समय के बाद जो है चेंज होने चाहिए। जैसे कि 5 साल के लिए होते हैं इलेक्शन, तो 5 साल में अगर पसंद नहीं आ रहा तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है फोर्थ द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट जो होता है जिसको लोगों ने चुना है, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ठीक है, वो लोगों की मर्जी से ही चुना जाना चाहिए। फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन अगर होते हैं तो वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, जिसको कि जो लोग हैं जिसको चाह रहे हैं उसको वो वोट कर सकें। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इलेक्शन में वोट डलवा दी कि इस पार्टी को वोट दो इस पार्टी को वोट दो, तो ऐसा ना हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जिसको मर्जी हो इंसान का कि उसको वोट देगा, क्यों वो दूसरे की सुनेगा, है ना। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट है। अगर आप अच्छे से नहीं पूरा चैप्टर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये 5 पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे आने वाले क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 9th में ही नहीं 10th में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से आप जो 5 पॉइंट अच्छे से आप याद करना कि इलेक्शन में क्या क्या ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, एक वोटर को क्या चाहिए, एक कैंडिडेट को क्या चाहिए और कितने सालों बाद होते हैं। ये सब पॉइंट्स जो आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन बट देर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन। कि इस चैप्टर में हम ये जो कंडीशंस हैं सारी इलेक्शंस की अपने देश में लागू करेंगे, देखेंगे कि हमारे देश में अगर ये लागू होती हैं तो टू सी इफ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो क्या हम इनको जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो उसको फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।